तो वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 20 को, जो कि थोड़ा और डार्क होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हिकारू के फादर काओई को, जो कह रहे होते हैं विलेज का ख्याल रखना। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, इनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, पर वाकई में वो एक्सीडेंट था या उसे जानबूझ के किया गया था ये तो हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि योस्की के फादर को ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझ के मरवाया गया, क्योंकि वो विलेज के रिचुअल्स को बंद करवाना चाहते थे। उन्हें पता चल गया था कि ये रिचुअल्स पॉइंटलेस है, इन्हें बेकार में ही किया जा रहा है, और उसके बाद ही उनके साथ ऐसा ट्रेजेडी हो जाता है। इसलिए योस्की के फादर को शक है कि इसे जानबूझ के करवाया गया था। फिर हम आगे देखते हैं कि ओल्ड मैन ताकेदा ये सपना देख रहा था और उठते के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो काओई, तुम हमेशा से सही थे। ये विलेज का रिचुअल सही में मीनिंगलेस है। उतने टाइम से जो हम रिचुअल करते आ रहे थे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। जिससे हमें पता चलता है कि पहले काओई ने इन्हें बताया होगा कि मैं इस रिचुअल को बंद करना चाहता हूँ, तुम्हें भी इन लोगों का ही कुछ हाथ हो उसके इस एक्सीडेंट में। खैर क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ताकेदा अपने घर के बगीचे में बैठ के काफी गहरी सोच में डूबा होता है और मछलियों को दाना भी दे रहा होता है। घर तो काफी तगड़ा है बंदे का, लेकिन फिर हम देखते हैं वहाँ पे तनाका आ जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ हो। तभी ओल्ड मैन ताकेदा उसे बताता है कि आपकी बॉस सातो हमसे मिलने आई थी, याद है ना, ये वही लेडी है जो हिकारू को अपने कस्टडी में लेने के लिए आई है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोग हिकारू का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। और काफी लंबे समय से उस ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटिव था, उन्हें एक ऐसा एंटिटी चाहिए था जैसा हिकारू है। फिर ताकेदा कहता है कि वो तुम्हें रिप्लेस करने के लिए आई है, वो ऐसा ही कुछ बोल रही थी। तो तनाका हंसते हुए कहता है, मैं तो पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूँ, ये है कौन? फिर ताकेदा उससे सवाल पूछता है, तुमने तो मुझे बताया था कि नानो की सामा जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब सिर्फ बेकार की अवधारणाएं हैं। लेकिन जो लेडी तुम्हारे रिप्लेसमेंट के लिए आई है सातो, उसने तो ये कहा कि इंडो हिकारू ही नानो की सामा है, और अगर उसे जल्दी से कस्टडी में ना लिया गया तो वो विलेज के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो चाहती है कि हिकारू को जल्द से जल्द कस्टडी में ले लिया जाए। तो तनाका उसे साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरा और सातो का गोल सेम नहीं है, हमारी सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तुम किसकी तरफ रहोगे ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वो करो। तो तनाका उसे बताता है कि तेत्सु और योशिको ने तो शायद सातो के बातों पे विश्वास कर लिया है। तेत्सु, योशिको और ताकेदा ये तीनों बचपन के बहुत खास दोस्त हैं और इन तीनों ने प्लेज लिया था कि ये लोग इस विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, ये विलेज को कोई भी हार्म नहीं होने देंगे। फिर ताकेदा कहता है, मुझे उस लेडी पे जरा सा भी भरोसा नहीं है और ना ही उसकी बातों पे, काश तुम ऐसा पर्सन होते जो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंट देता। तो तनाका कहता है, सॉरी, ये मेरा स्पेशलिटी नहीं है, मैं वैसा टाइप का पर्सन नहीं हूँ, और वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अगर कंपनी ने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है तो मेरे पास सही में और भी कम समय बचे हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। जैसे कि तनाका ने पहले ही बताया था, वो जिस कंपनी में काम करता है वो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे विलेज या फिर विलेजर्स की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस अपने फायदे से मतलब है, जो उन्हें हिकारू को पाके मिलेगा। फिर हम देखते हैं ताकेदा उसे कहता है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो तनाका भी थोड़ा मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है और कार ड्राइव करते करते सोचने लगता है, तीसरा होल प्रोबेबली वही प्लेस में होगा, लेकिन हमें उस प्लेस का नाम तो अभी नहीं बताया गया है। फिर कहने लगता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लेडी ने इन सब चीजों पे नोटिस ना किया हो। अगर वो रियली में प्लान कर रही है हिकारू के साथ उस होल को बंद करने का, तो वो उसी प्लेस में जाएगी, इसलिए मुझे भी जल्दी करना होगा। और वो प्लेस में भी मुझे ऐसा लगता है दारूमाजू का टनल होगा, क्योंकि कुरुब्यासी ने भी एक बार कहा था तीसरे होल के होने का चांसेस सबसे ज्यादा उसी टनल में है, क्योंकि वहां से काफी सारे टोर्सो बोन मिले थे। पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं योस्की अपने घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तो योस्की अपने मॉम को बताने की कोशिश करता है कि मैं हूँ योस्की, आपका बेटा। तो उसकी मॉम उसे देख के ऐसे घूर रही होती है कि वो उसे पहली बार देख रही हो, लेकिन सडनली अचानक उसे याद आता है कि योस्की। फिर उसके पास जाती है और कहती है, कहाँ थे तुम इतने समय से, मैं तुम्हें पिक करना कैसे भूल गई। याद है ना आखिरी एपिसोड में उसकी मॉम उसे पिक करने वाली थी लेकिन आई नहीं, तो अब हमें पता चला कि क्यों नहीं आई थी। और कहती है, ये तुम्हारे आम को क्या हुआ, जल्दी से आओ यहाँ पे बैठो मेरे साथ और मुझे सब सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे साथ चल रहा है लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो, इसलिए मुझे अब सब सच सच बता दो। योशिकी सोच रहा होता है कि अगर मैंने मॉम को सब कुछ बता दिया तो वो काफी घबरा जाएगी। दूसरी तरफ उसकी माँ उससे कह रही होती है, क्या करूँ मैं तुम्हारा, अगर तुम मुझे सब सच नहीं बताओगे तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगी, इस तरह तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, आखिर क्यों तुम मुझे कुछ नहीं बताते, तुम अपनी माँ से इतनी नफरत करते हो क्या। तो योशिकी कहता है, सॉरी मॉम, आपको इतना परेशान करने के लिए। फिर उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, मैं उन्हें भी आज तक कभी नहीं समझ पाई,
पर मैं अपने आप को तुम्हारी परवाह करने से नहीं रोक सकती। तुम हमेशा ऐसे एक्ट करते हो कि सबसे स्मार्ट हो, सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लोगे, पर कभी कभी तुम काफी बेवकूफ़ी वाली हरकतें भी कर जाते हो। इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो योस्की कहता है, आपको इतना परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मॉम। इतने समय तक आपने मेरे जैसे नासमझ को अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया और बहुत ख्याल भी रखा। ये सच में आपके लिए बहुत परेशानी की बात रही होगी ना। पर माँ, मुझे कुछ करना है और प्लीज़ मुझे माफ़ करना मॉम, क्योंकि मैं इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं बता सकता और ना ही इससे अच्छे तरीके से कुछ समझा पाऊंगा। बस मैंने फाइनली अपना मन बना लिया है कि मुझे वो करना ही है। तो उसकी माँ उसे कहती है, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वो करना, पर मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो तुम वही रास्ता चूज करोगे जिसमें तुम जिंदा रहो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम सही सलामत घर वापस आ जाओ, क्योंकि अगर तुम मर गए तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो योस्की अपने माँ को हाँ कहता है और अपने मन में सोचने लगता है, मैं अब नहीं रुक सकता, मैं उन होल्स को बंद कर दूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। लाइफ में मेरी जगह अभी आगे है, फिर चाहे वो जगह कैसी भी हो, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हिकारू को, जो कि कॉल में अपनी माँ से बात कर रहा होता है। हिकारू अपनी माँ को कहता है, मैं कुछ दिनों तक अपने दोस्त के ही घर में रहूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लेना और हाँ, मैं फोन करता रहूंगा। तो उसकी माँ कहती है, तुम अब लोगों को परेशान करना बंद कर दो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हिकारू कहता है, हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हिकारू की माँ को भी पता है कि वो असल में हिकारू नहीं है। असल में क्या है वो तो हमें आगे ही अच्छा से पता चलेगा। हिकारू की माँ उससे कुछ सवाल पूछती है, क्या तुम सच में ऐसा करते हो? तो हिकारू चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। तो उसकी माँ कहती है, खैर जो भी हो, तुम्हें अगर ऐसा लगे कि तुम बहुत मुश्किल में हो या तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो तो तुम बिना किसी झिझक के घर वापस आ सकते हो, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो जाते हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। लेकिन यहाँ पे आगे हिकारू के साथ बुरा ही होने वाला है। तो हिकारू फिर हाँ कहता है कि ठीक है मॉम, मैं अब जा रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। फिर एक लंबी सी सांस लेता है और सोचने लगता है, जब से मैं उस होल के अंदर से बाहर आया हूँ तब से मुझे हिकारू बनने से पहले की मेरी पुरानी यादें वापस आ रही है। मैं भी कितना बेवकूफ था, मुझे तो अब भी सोच के आश्चर्य होता है, मैं ऐसा क्यों सोचता था कि मैं योस्की के साथ हमेशा रह सकता हूँ। पहले जब मैं माउंटेन्स में हुआ करता था तो मैं इतना लोनली था कि किसी को भी बस खा जाना चाहता था, लेकिन एट द एंड किसी ने मुझसे एक विश मांगी, और प्रोबेबली ये यहाँ पे हिकारू की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि माउंटेन में लास्ट विश हिकारू की ही थी जब वो मरने वाला था। और उसकी विश क्या थी ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर हम देखते हैं वहाँ कुरुब्यासी आ जाती है और हिकारू को कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, अब चलो चलते हैं दारूमाजुका टनल की तरफ। मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया था अगला होल उसी टनल में हो सकता है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो जानने के बाद तुम शॉक होने वाले हो। हिकारू यहाँ पे कुरुब्यासी से एक सवाल पूछता है, क्या आपको लगता है सिर्फ हम दोनों ये सबको खत्म कर पाएंगे? तो कुरुब्यासी कहती है, जैसे योस्की ने किया था मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं, पर हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर वो दोनों दारूमाजुका टनल चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद हिकारू उस टनल को देख के कहता है, तो यही है दारूमाजुका टनल? कुरुब्यासी उसे बताती है कि हाँ, ये वही टनल है जहाँ पे पहले काफी सारे ह्यूमन टोर्सोस के बोन मिले थे और तभी से ही लोग इसे एक हाउंटेड प्लेस मानने लगे हैं। तो हिकारू फिर से पूछता है, क्या सच में यहाँ कोई होल है? क्योंकि मैं यहाँ पे आसपास किसी भी इम्प्योरिटीज को महसूस नहीं कर पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत जगह आ गए हों? लेकिन हम यहाँ कुरुब्यासी के फेस को देख के आराम से ये बता सकते हैं कुरुब्यासी झूठ बोल रही थी और उसे उस बात का अफसोस भी है। और वहाँ पे हिकारू को ऐसा गट फीलिंग आ रहा था कि अंदर कुछ ना कुछ खतरा है। उसका मन उसे कह रहा था कि अंदर जाना सही नहीं होगा, लेकिन कुरुब्यासी उसे कहती है कि होल यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, कम से कम यहाँ तो होना चाहिए ही। तो हिकारू भी कहता है कि ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। लेकिन वहाँ पे आगे हिकारू के लिए एक ट्रैप बिछा होता है। अगर इस वायर को हिकारू ने टच कर लिया तो वो टुकड़ों में बट जाएगा, और होता भी यही है। हिकारू आगे बढ़ता है और उस वायर पे टच करता है और वैसे ही उसकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों पे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं उन सारे लोग को जो हिकारू को कैप्चर करने की कोशिश में थे। याद है ना ये लोग जो तनाका के बदले आए थे? और उनके लीडर सातो उनसे कहती है कि इससे पहले ये अपने वास्तविक रूप में आ जाए, इसे सील्डिंग क्लोथ से ढक दो। और कुरुब्यासी को कहती है, आपका शुक्रिया हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे अब हिकारू आ चुका है उनके कब्जे में। योस्की, तनाका और आस्को अब क्या करेंगे ये तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।